क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एम आई ऑडिबल, विजिबल राइट नाउ? क्या आवाज आपको आ रही है? अभिषेक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. प्रेरणा, गुड मॉर्निंग. अंचल कुमारी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ ठीक है? आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन पे दिख रही है सब कुछ? इंट्रोडक्टरी वीडियो शो नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ से सीन करें? इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरे ख्याल में यूट्यूब पे होंगे या एक बार आप टेक्निकल टीम से बात करिए. कल मैंने आपके सारे पीडीएफ भी दे दिए हैं टीम को, है ना. अब तक जितनी क्लास हुई है, जो भी मैंने यहाँ लिखा है, वो सारे पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है. थैंक यू प्रेरणा. चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. ओनली पीपीटी है, मिलेगा या नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे? एक्चुअल में नोट्स पहले दे दिया गया है और पीपीटी जो अभी हम बना रहे हैं, जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारा कुछ ये भी आपको अवेलेबल होता जाएगा. ठीक है. जितेंद्र कुमार, लव यू. गुड मॉर्निंग दीक्षा. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए, बहुत ही अच्छा दिन है आज भी. आज के इस 2 घंटे के क्लास में हम लोग अपना बेहतरीन इस समय का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आपके मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग कम कर सकें और आपकी जो ये यात्रा है, इस यात्रा में हम लोग थोड़ी आगे बढ़ सके, है ना. स्टार्ट तो हमने बटन कई बार दबा दिया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? एक मिनट, थोड़ा सा मैं स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, बट यहां से ये वाला की पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही है क्यों. चलिए, आपको तो आ रही है ना, इसका मतलब है कि प्ले हो रहा होगा, आप देख रहे हो ना. चलो ठीक है. तो एक बार कंफर्म कर दीजिए फाइनली, ऑडियो वीडियो ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है. ऑल इज वेल. थैंक यू. तो बच्चों, हम लोग ऐसा करेंगे ना कि स्ट्रैटेजी पे भी कुछ आज बात कर लेंगे. आप कई दिनों से कह रहे हैं कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें मेंस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए. तो हम इन सारे मुद्दों पर भी बात कर लेंगे, ठीक है. और एक बार हम इन सारे विषयों को अच्छे से देख लेंगे कि किस तरीके से मेंस की तैयारी करते हैं, है ना. क्लियर है? ठीक है. तो अभी पहले कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं. सॉरी, आपके कमेंट नीचे चले गए, मैं एक बार उसको ऊपर कर लूं. डेप्यूटी सेक्रेटरी के प्रमोशन ही कैबिनेट सेक्रेटरी वर्क करती है. हाँ जी. और ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर जो है ना, वो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये किया जाता है. ठीक है. आप देखिए, टीम से पूछ के देखना. कांटेक्ट के लिए अब मैं क्या बताऊं, कभी देखेंगे, बात करेंगे उस पर. क्वेश्चन चेक कैसे करना है, क्वेश्चन के बारे में एक बार उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं टीम से बात कर लेता हूं, फिर उसके लिए आपको बात बताया जाएगा कि कैसे होगा. रोकी कुमार, आपका कमेंट शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है, मेरा कमेंट शो हो रही है. हो रहा है भाई रोकी कुमार जी, आपकी कमेंट आ रही है. हाँ सर, मेरा गुड मॉर्निंग भी ले लो सर. बिल्कुल प्रियंका, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. देखिए, जिसका मैं नाम नहीं ले पाया प्लीज माइंड मत करना, है ना. आप सबका मेरी क्लास में एक बार बहुत बहुत स्वागत है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पर. ठीक. आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, सारी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे बच्चों, है ना. देखो, 500 दिन की एक स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, है ना, सिविल सेवा की तैयारी की. इसमें 360 दिन आप मेंस में लगाएं. हिंदी मीडियम का सुभाष, आपका कमेंट तेजी से जरा नीचे चला गया,
आपका एक बार ऊपर कर देते तो हमें अच्छा रहता। सुभाष क्या था? हाँ सर जी, सब कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, कम होता है, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक से तैयारी करोगे तो जरूर होगा। आईएएस प्रीलिम्स मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, इस पे स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है, हाँ कम होता है, ये बात जरूर है, क्योंकि हिंदी मीडियम की तुलना में इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा लोग एग्जाम देते हैं, और हिंदी में जो प्रिपरेशन की जो व्यवस्था रही वो उतनी अच्छी नहीं थी। और अब तो देखिए आलोक सर ने और कैरियर विल मिल करके इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुके हैं आपके लिए कि इतने सस्ते दर पर आपको इतने अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो अब ऐसी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं, ठीक है, बातचीत अंत में करेंगे, बीच में आपके कुछ जेन्युइन कमेंट होंगे तो उनको लेंगे। हम लोग संघ के स्तर पर गवर्नेंस की मशीनरीज के बारे में कुछ हम लोगों ने बात किया था। आज का समय है जब हमने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन को देखा, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी बाध्यकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अंबुज सारे चीजों पे बात करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, सब पे बात करेंगे। थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1 घंटे आज क्लास लेंगे और 1 घंटे आपकी स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाइए। आज का जो समय है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए है, जो हम लोग देखेंगे, है ना, प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री पढ़ रहे होंगे तो एक के साथ एक फ्री मिलता है, यानी चीफ मिनिस्टर आपको फ्री में ही मिलेगा। ठीक है, शिक्षा आज क्या क्या लिख रहे हो भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब क्या मैं बोलूं आप लोग को। व्यवसाय हो गया है, कब व्यवसाय नहीं था बताओ? शिक्षा तो पहले ही से था यार, पुराने जमाने में गुरुकुल में भी दक्षिणा तो लेना ही पड़ता था। आई ज्वाइन टुडे, माय क्वेश्चन ऑन द अर्लियर लेक्चर इज, राम का मैं देख लेता हूँ, अप्लाइड ओनली इन गवर्नमेंट और इज इट फॉर ऑल कॉर्पोरेट्स, देन हाउ कॉर्पोरेट्स अप्रोच सिविल सोसाइटी। देखो ऐसा है मिस्टर राम, अभी ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बार पढ़ाएंगे, जो अभी जो पढ़ाया है वो पब्लिक सेक्टर के लिए है। ठीक है, रोहित सिंह पूछ रहे हैं ऑल गवर्नर, हाँ कोई भी गवर्नर सबके लिए नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के गवर्नर जो हैं वहां पे जो मिनरल से आता है उनके लिए ये दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, चलिए अब मैं देखना बंद करता हूं, अब हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए साहब, तो प्रधानमंत्री का क्या देखना है, प्रधानमंत्री की भूमिका, ठीक है, इनका दायित्व तो क्या है, दायित्व के बारे में बात करना है, सत्ता क्या है, ठीक है, या प्राधिकार कैसा है, इनका प्रभाव किस तरह का होता है। ठीक है, ये तमाम बातें हम लोगों को आज पढ़ना है और इस पर देखेंगे। आपका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, बाकी वीडियो रुक के चल रहा है क्या? वीडियो ठीक है? बाकी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, वीडियो ऑडियो चल रहा है? कोई कह रहा है रुक रुक के चल रहा है। मेरे पास तो इंटरनेट की स्पीड फुल है। ओके है, सही है। चलिए तो आप रिफ्रेश कर लो एक बार। तो प्रधानमंत्री की भूमिका, उनके प्रभाव और शक्तियों को देखने का या पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के पद और दायित्व को देखें तो ऐसा लगता है कि पूरे पृथ्वी पर इतना शक्तिशाली कार्यकारी कोई नहीं है। और एग्जैक्टली अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं उनसे भी कंपेयर करके सवाल पूछे जा सकते हैं और उस पर भी बातें हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये हम लोग अभी देखेंगे। तो प्रधानमंत्री के शक्तियों को दो आधार पर देखना चाहिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, यानी संवैधानिक, मतलब संविधान में क्या क्या दिया है, और बियॉन्ड दैट, संविधान से बाहर, यानी एक्स्ट्रा
कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी संविधानेतर, संविधानेतर, संविधान के आगे भी क्या है, ठीक है। तो ये दो आधार पर हमें बात करनी है और देखना है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हमें देखनी है, इसमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो एक तो पीएम बनाम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। देखो, हमें प्रधानमंत्री को देखना है कि भाई अथॉरिटेटिव है कि नहीं है। तो पीएम और राष्ट्रपति के संबंधों के आधार पर देखना होगा, जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और संवैधानिक रूप से देखें तो प्रधानमंत्री शक्तिशाली हैं। आर्टिकल 74 और 78 की बात हम लोग कई बार इसके पहले कर चुके हैं, ठीक है। हमें देखना है प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, इसे भी देखना है, ठीक है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की बात करनी है, पीएम और राज्य सरकार की बात करनी, स्टेट गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री और राज्य सरकार, ठीक है। दूसरा जो हमें देखना है वो प्रधानमंत्री और संसद, पार्लियामेंट के बीच किस तरह के संबंध है, कौन इसमें किसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, पीएम और पार्लियामेंट, है ना। तीसरा जो है, या चौथा पांचवा जो भी है, हमें देखना है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये सब देखना है। और इससे ये अनुमान लगाना है कि क्या जो राष्ट्रपति हैं, ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये संवैधानिक रूप से देखें तो कितना ज्यादा सशक्त और प्रभावी नजर आते हैं, ठीक है। अगर हमें गैर संविधानिक मतलब संविधानेतर आधार पर देखना हो प्रधानमंत्री की शक्तियों को और प्रभाव को, तो एग्जैक्टली रेड पेन ना यूज करें तो सही, यूज ना करें, ठीक है। ओके रोहित, थैंक यू। मैं ब्लैक से ही लिखता हूं, फिर एक ही कलर से लिखता हूं, कोई बात नहीं, है ना। संविधानेतर आधार पर अगर देखते हैं तो इसमें हमें राजनैतिक पॉलिटिकल उनके रोल क्या हैं ये देखने पड़ते हैं, इसकी जरूरत है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक भूमिका क्या है, एक प्रशासक के रूप में या प्रबंधकीय, एक प्रशासक या प्रबंधक के रूप में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, कार्यकारी संगठन के संदर्भ में क्या भूमिका है कार्यकारी, और स्टैट्यूटरी संवैधानिक या कानूनी संगठन के संदर्भ में क्या भूमिका होती है। इतनी बातों को हमें देखना है, ठीक है ना। अब ये हम लोग नहीं देखेंगे, पहला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और दो आर्टिकल के रेफरेंस यहां पर लेने होते हैं, और वो है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 78। आर्टिकल 74 में एक तरीके से संविधान बाध्यकारी बनाता है कि जो भी प्रधानमंत्री की सलाह होगी राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, एक तरह से, है ना। एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, फिर जिस तरह से वहां पर भेजा जाएगा उनको वैसे ही देना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में चर्चा है कि वो जो डिसीजन लेते हैं, वो जो कानून बनाने के लिए पहल करते हैं, और एग्जैक्टली अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई फैसला कर लिया है और पूरे मंत्री परिषद में उसके विचार की अपेक्षा की जा रही है तो उसे वो करवाएंगे। तो
वास्तव में ये जो कर्तव्य दिए गए हैं, इसकी सत्ता जो है अथॉरिटी प्रधानमंत्री के पास ही है। इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ संविधान की नजर से देखें तो राष्ट्रपति की तुलना में वास्तविक अर्थों में प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते, है ना। सर बोर्ड ब्लैक और व्हाइट पेन यूज कीजिए ना। अच्छा, कभी आपका भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी इस पे भी तो दिख रहा होगा ना, क्या फर्क पड़ता है, आपको पढ़ने से मतलब है, क्या जरूरत है, दिख रहा है ना ठीक से, क्योंकि अब तो 2 दिनों से ये सेटल हो गया है बोर्ड का कलर और ये। किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें? एक 11th क्लास की पढ़ना है, बाद में बात करेंगे। चलिए अब हम उठा लेते हैं प्रधानमंत्री और आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। एक्चुअल में राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें, है ना, तो हमें देखना है सबसे पहले कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। राष्ट्रीय आपात का क्राइटेरिया क्या होता है, हमें ये देखना और जानना है ना। देखिए साहब, राष्ट्रीय आपात के लिए 3 चीजों की चर्चा हुई है, ठीक। एक तो ये आर्टिकल 352 से संबंधित है और संविधान के एक अनुच्छेद में 366 में, है ना, दिया हुआ है इसकी परिभाषाओं के बारे में, ठीक है, कि कैसे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, या कहीं पे लिखा हो कि आपात की उद्घोषणा, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, इसका मतलब है कि नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज इक्वल टू नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये ध्यान रखिएगा। आंखों को बोर्ड से मोहब्बत नहीं हो पा रही है। कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब अभी चेंज करने पे इसको बंद करना पड़ेगा, बहुत कुछ लिख दिया है हमने, आपका नुकसान होगा पीडीएफ का। अगली क्लास में ब्लैक ही कर देंगे, कोई बात नहीं, आपको ब्लैक से भी देख लेना, आप सब कभी बात मान लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसमें जो है 44वें संशोधन से पहले 3 सब्जेक्ट होते थे, ठीक है। जैसे अगर युद्ध जैसी स्थिति है तब हो सकता है, या बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, तब हो सकता है, और आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। ये जो आंतरिक अशांति है इसको चेंज कर दिया गया है ना, 44th संशोधन से बदलकर, है ना, आर्म्ड रिबेलियन, है ना, यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यानी अब आंतरिक अशांति के नाम पर नहीं लगाया जा सकता, है ना, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये हो सकता है। मैं इसके बहुत पॉइंट टू पॉइंट उस पर नहीं जाऊंगा, आप पॉलिटी के क्लास में सब पढ़ोगे। मेरा उद्देश्य ये है कि जो संविधान में लिखा है क्या उससे भी बात होता है या कुछ और भी होता है, ये जानना, ताकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और गवर्नेंस को आप अच्छे से समझ पाएं। उन अर्थों में हमने ये देखा है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी अब तक जो लागू की गई है वो कब कब है, इसका हम फैक्ट्स बिल्कुल देखते हैं, कब कब हुआ है। पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई वो चीनी आक्रमण पर, यानी बाहरी आक्रमण के आधार पर पहली बार प्रोक्लेम की गई। कब की गई भाई? 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1962 को की गई, है ना। और ये जो है समाप्त हुई कब? 10 जनवरी 1968 को। ये पहला फेज था। अब इस सब पे बात करेंगे। दूसरा फेज जो था ये 3 दिसंबर
1971 को युद्ध के आधार पर हुई और बांग्लादेश वाले मैटर पर हो रहा था, ठीक है, और अभी ये चल ही रहा था, ऑनगोइंग था, ठीक है। तब तक तीसरा भी प्रोक्लेम कर दिया गया। और ये मैं कहानी आपको सुना चुका हूं, फखरुद्दीन अली अहमद के जमाने में ये हुआ था। क्या टाइम है? 25 जून 1975 को प्रोक्लेमेशन किया गया और ये दोनों ही प्रोक्लेमेशन एक साथ समाप्त हुआ। और ये कब दोनों समाप्त हो गए? 21 मार्च 1977, ठीक है, 1977। कई बार तथ्यों का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन कई बार तथ्यों का मोल हो जाता है। इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, बहुत सारी बातें क्लियरली हम समझ सकते हैं। देखिए, प्रावधान क्या है? राष्ट्रीय आपात या प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कब प्रोक्लेम की जा सकती है? व्हेन, है ना? तो एग्जैक्टली ये ध्यान रखना होगा कि जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति हो और कैबिनेट, मंत्रिमंडल लिखित रूप से, है ना, क्या करे? कैबिनेट शब्द का प्रयोग सिर्फ आर्टिकल 352 में किया गया है। लिखित रूप से राष्ट्रपति से अगर प्रस्ताव रखे राष्ट्रपति को, तब ये किया जा सकता है। ध्यान देंगे कि सशस्त्र विद्रोह तो कब से हुआ? 44वां संशोधन से। ये कब का है? 1978 का। तो 1978 से पहले क्या था? 1978 से पहले विद द कॉन्सेंट ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो कॉन्सेंट ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की सहमति के आधार पर यह होने की बात थी। तो अब देखिए 26 अक्टूबर को यह हुआ 1962 को। आप यहां ध्यान दीजिए, कमेंट छोड़ो, मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। 26 अक्टूबर से हुआ। चाइना का अटैक कब हुआ? ध्यान देना है, यहां मैं लिख रहा हूं, चीनी आक्रमण। चीनी आक्रमण कब हुआ जी? 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 1962 को। और नेफा में हमारा कुछ जमीन छीन लिया चाइना ने, है ना। तो क्या हम 20 तारीख को ही इमरजेंसी नहीं कर सकते थे? क्या हम 21 तारीख को नहीं कर सकते थे? 22 को नहीं कर सकते थे? 23 को नहीं कर सकते थे? या छोड़ो, इसके आने के बाद क्या हमें 19 अक्टूबर को नहीं पता था कि चीन ऐसा कर सकता है? वो गलत तरीके से कुछ प्लान कर रहा है, बॉर्डर के नजदीक आ रहा है, हमें नहीं पता था क्या? 6 महीने पहले से पता था, फिर भी हमने क्यों नहीं किया? उस समय के जो रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, वो कह रहे थे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करिए, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने पंचशील समझौता साइन किया था भारत और चीन के बीच में, जिसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि हम दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहे और उन्होंने प्रोक्लेमेशन नहीं किया। 26 तारीख को किया। उन्हें विश्वास होने में समय लगा। उनको लोगों ने बताया कि सर हो गया, अटैक हो गया। हाँ, सच में हो गया, हाँ बिल्कुल, एकदम से ऐसा। तब जाके 26 को हुआ। यानी मंत्रिमंडल के कहने से कुछ भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री की इच्छा से होता है। बात यहां ये समझना है, ठीक है। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 26 तारीख को हुआ, ये क्या था? पंडित नेहरू, ये नेहरू की इच्छा से हुआ। इसमें मंत्रिमंडल का कोई रोल नहीं है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में ये पढ़ेंगे कि मंत्रिमंडल की सहमति पर, बल्कि अब तो ऐसा प्रावधान है कि मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगा। तो हम बात करेंगे इस पर भी कि आज भी अगर इसका जरूरत पड़े तो क्या होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये ध्यान देने की जरूरत है। 3 दिसंबर 1971 को जो इमरजेंसी लगी, इसमें इंदिरा गांधी यहां पे थी और उस समय बांग्लादेश के मैटर पर यह सब चीज हुआ था। और उस समय के रक्षा मंत्री को पता भी नहीं था कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। दिसंबर के महीने में एक्चुअल में संसद का सत्र चल रहा होता है और सत्र में जाकर के लोकसभा और राज्यसभा में इंदिरा गांधी ने घोषणा किया कि हम लोग अभी इमरजेंसी पर हैं और भारतीय सेना जो है वो एक तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट कर रही है ढाका में, एयरफोर्स ढाका में जा चुकी है। तब जाके बगल में बैठे रक्षा मंत्री को पता चला, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैडम ठीक है। यानी ये कह रहा है ना कि विद द कॉन्सेंट ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की सहमति से ऐसा किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री को ही नहीं पता है कि क्या होगा, ठीक है।
रक्षा मंत्री को ही पता नहीं है कि क्या किया जा रहा है। अर्थात यहां पर भी जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, ये किसकी इच्छा थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की इच्छा है, मन है भाई, मन। संविधान में लिखा कुछ भी है, होता कुछ भी है। प्रैक्टिकल बात करना है। मैं सब उल्टी बात पढ़ाने के लिए आया हूं, है ना। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ोगे ही, लेकिन वो पढ़ने से आपका बात बनेगा नहीं, प्रश्नों के उत्तर आप नहीं कर पाओगे। आपको अभी समझ आएगा प्रश्न इसमें किस तरह से आएगा। 25 जून 1975 की कहानी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों के आधार पर। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और एग्जैक्टली उनको ये पता था कि मैडम ने कैबिनेट से कोई डिस्कशन नहीं किया है, फिर भी ये जानते हुए उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसको साइन कर दिया और रबर स्टैंपिंग की भूमिका एक तरीके से निभाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री ने बड़ी भूमिका निभाई थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद एक तरीके से किनके? इंदिरा गांधी के पसंद के उम्मीदवार थे। तो ये 25 जून 1975 भी क्या है? इंदिरा गांधी की इच्छा से हुआ है। यानी जो संविधान में लिखा हुआ है सब बेगाना है। क्या मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगा, तब जाकर के राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात घोषित करेंगे। मैं आज की बात करता हूं। आज भी दबंग पार्ट 2 चल रहा है। आप देखिए, खूब बहुमत है, प्रधानमंत्री का गजब का इन्फ्लुएंस है। अगर मान लीजिए ये कहा जाता है राष्ट्रपति को, तो मना होगा, और कैबिनेट के द्वारा लिख के देना तो औपचारिकता है, बाद में दिया जाएगा। और भी मैं बता रहा हूं, रूल मेकिंग पावर है। एक आर्टिकल 77 है जिसमें संघ का शासन चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। नियम बना दिया जाएगा पहले एक कार्यपालक शासनादेश से कि इमरजेंसी लागू करने के लिए पहले जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री भेज देंगे, कैबिनेट का लिखित बाद में आ जाएगा। तो आज मंत्रिमंडल में कौन सा व्यक्ति है जो आज के प्रधानमंत्री चाहेंगे कि इमरजेंसी लागू करो तो साइन नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा तो कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक वो मंत्री रहेगा? आप बताइए। चलो अजनबी बन जाए हम दोनों। यानी इमरजेंसी तभी लागू होता है जब मंजूर प्रधानमंत्री होता है। समझ गए? वन एंड द ओनली वन, द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री इतना सशक्त है, इतना प्रभावी है कि यहां पर मंत्रिमंडल की कोई भूमिका नजर नहीं आती है राष्ट्रीय आपात पर। प्रश्न इस पर कैसे आएंगे, मैं यहीं पर हाथों हाथ ये प्रश्न लिख देता हूं और इसकी बात करता हूं। एक प्रश्न लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्या आप ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय आपात, क्या आप ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर नहीं होती है, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका ही प्रभावी रही है। ठीक है, रही है। सोदाहरण वर्णन करें, सोदाहरण वर्णन करें। ठीक है, 150। तो उदाहरण के साथ आपको करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ना मेंस का आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जाता है। ठीक है, हाँ रजनी, इज पॉसिबल है। एक्चुअल में इमरजेंसी जो है ना वो किसी भी एक स्थान पर हो सकती है। जैसे
नेशनल इमरजेंसी एक खास राज्य में भी हो सकती है, इस जहां से मैं पढ़ा रहा हूं इस कमरे में भी हो सकती है, एक खास जगह पे भी हो सकती है। तो 3 दिसंबर 1971 से जो चल रही थी ना, वो ईस्टर्न इंडिया में लागू थी और आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू की गई। उसके प्रोक्लेमेशन में उसके क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आज का, ये मेंस में आएगा। प्रीलिम्स एग्जाम में आप पढ़ोगे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रावधान, और इसका प्रभाव क्या होता है कि तो जब भी इमरजेंसी लागू होती है तो आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लागू होगा तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होता है, और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर कोई भी मूल अधिकार को समाप्त किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन निकाल करके। ठीक है, ये जब आप लागू करेंगे तो 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से कॉन्सेंट लेना पड़ता है। ठीक है, और इसको प्रोक्लेम करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, और 1/3 से आधे मतलब बहुमत से आप कर सकते हैं, 50% + 1 से इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारा संदर्भ उन चीजों से नहीं है, इसका प्रभाव क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखेंगे आप, वास्तविकता प्रैग्मेटिक चीजें क्या है ना, क्या चीज हुई है। तो यहां पर सारे एग्जाम्पल दे करके हमें अपनी बात को कहनी होगी, और यही सारे एग्जाम्पल हमें उठाकर डालने होंगे। अरे नेहा भारती पूछ रही हैं कि राष्ट्रीय आपात लगने का कारण क्या, ये लिखा तो है, ये 3 वजह से होगा, है ना, और आंतरिक अशांति को बदल करके अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, लिखा है। या तो लेट ज्वाइन किए हो या ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। ठीक है, क्या गलत बोल रहा हूं मैं? इट इज अगेंस्ट गुड गवर्नेंस। देखो जो भी हो, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, पावरफुल है, संविधान को हम देख रहे हैं, है ना। संवैधानिक नजर से हम राष्ट्रपति देखें तो ऐसा ही हुआ। कश्मीर में क्यों नहीं लगाते राष्ट्रीय आपात, क्यों जरूरत है? कश्मीर में सब ठीक है तो राष्ट्रीय आपात लगाने की क्या जरूरत है? युद्ध होगा तब होगा ना, बाहरी आक्रमण होगा तब होगा ना, सेना विद्रोह करेगी तब ना। यहाँ पे कारण दिया हुआ है। देखो ऋतुराज चौधरी, मुख्य कारण तो देखो दूसरा था। मुख्य कारण ये था कि इंदिरा गांधी का चुनाव थोड़ा सा आ गया था विवाद में, और लग रहा था ऐसा, लोकसभा का चूंकि चुनाव होने वाला था और उनको लग रहा था कई लोग षड्यंत्र कर रहे थे, उनको हटा करके कोई दूसरे बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर। तो अंदरूनी बात तो ये भी है कि एक तरीके से इसको आगे बढ़ाना था। जब आप राष्ट्रीय आपात लागू कर देते हैं तो लोकसभा को टाइम उसका बढ़ा सकते हैं 1-1 साल के आधार पर, और इंदिरा गांधी ने बढ़ा दिया 75 से 76 और 76 से 77, 2 साल बढ़ा दिया लोकसभा का टाइम। ठीक है, जब तक उनका चुनाव जो है विवाद में था। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, किसान मैटर पे सब छोटा मोटा मैटर है, इमरजेंसी नहीं लगेगी। इमरजेंसी के लिए ये कारण लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये कारण ध्यान में रखना है। आंसर लिखा दें, चलिए आंसर लिखवाते हैं, इसके ही आंसर आपको लिखवा देते हैं। चलिए, एक अच्छा सा इन्होंने दिया, आप मेरे साथ उत्तर लिखेंगे, मैं बोलूंगा और पॉइंट्स आप साथ में लिखते चले जाएंगे। नहीं, अफ्स्पा कानून आपातकाल नहीं होता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो मूल अधिकारों में एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। जम्मू कश्मीर में लागू है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। ठीक है, पहले पंजाब में भी था बट अब वो हटा दिया गया है। ठीक है, चलो इसके आंसर लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर नहीं होती है, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका ही प्रभावी रहती है? सोदाहरण वर्णन करें। चलिए स्टार्ट राइटिंग, लिखिए, पूरा का पूरा आंसर ही लिखना है 150 शब्द में। वास्तविक अर्थों में लिख रहे हो आप, लिख रहे हो? वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए निम्नांकित संवैधानिक प्रावधान महत्वपूर्ण होते हैं।
ये ध्यान रख के लिखना है, महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। ठीक है, यद्यपि ऑल्दो 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से 44th अमेंडमेंट 1978, यद्यपि 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन का प्रस्ताव रखा गया है। पैराग्राफ छोड़कर इतना ही नहीं, यदि मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित रूप से इसकी अनुशंसा की जाती है, यानी रिकमेंडेशन, सिफारिश, मंत्रिमंडल के द्वारा यदि लिखित रूप से इसकी सिफारिश की जाती है, तभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है, किंतु किंतु 1978 अर्थात 44वें संशोधन से पहले मंत्रिमंडल से सहमति की चर्चा की गई थी। सहमति की चर्चा की गई थी। सहमति की चर्चा की गई थी, किंतु यदि वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो राष्ट्रीय आपात की घोषणाओं में ऐसा लिखे, राष्ट्रीय आपात की घोषणाओं में मंत्रिमंडल की भूमिका प्रभावी नहीं रहती है। मंत्रिमंडल की भूमिका प्रभावी नहीं रहती है, और यह एक तरीके से प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। एक तरीके से प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे निम्नांकित उदाहरणों से समझा जा सकता है। इसे निम्नांकित उदाहरणों से समझा जा सकता है। है ना। नंबर वन 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के उपरांत पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया।
है ना। पहली बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया। मंत्रिमंडल के सदस्य जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य जिसमें रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन भी शामिल थे, चीन से बढ़ते तनाव को लेकर 20 अक्टूबर 1962 से पहले ही 20 अक्टूबर 1962 से पहले ही राष्ट्रीय आपात लागू कराना चाहते थे। राष्ट्रीय आपात लागू कराना चाहते थे, किंतु प्रधानमंत्री नेहरू ने उसे स्वीकार नहीं किया था। पंडित नेहरू को पंचशील जैसे समझौते पर विश्वास था। पंडित नेहरू को पंचशील जैसे समझौते पर विश्वास था, किंतु जब विपदा बढ़ गई तब प्रधानमंत्री की इच्छा पर 26 अक्टूबर 1962 से प्रधानमंत्री की इच्छा पर 26 अक्टूबर 1962 से आपातकाल लागू हुआ। दूसरा पॉइंट लागू हुआ 26 अक्टूबर 1962 से आपातकाल लागू हुआ। दूसरा पॉइंट, जब 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया, बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया, तब तात्कालिक रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी भी नहीं थी। तात्कालिक रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी भी नहीं थी। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब संसद में इसकी घोषणा की, तब उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है। तीसरा पॉइंट, 25 जून 1975 को जब तीसरी घोषणा की गई 25 जून 1975 को जब तीसरी घोषणा की गई, तो किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य को इसकी जानकारी नहीं थी। अर्थात मंत्रिमंडल की भूमिका
संसदीय प्रणाली में कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, और वास्तविक रूप से शक्तियों का केंद्र प्रधानमंत्री ही होते हैं, अतः कहने की आवश्यकता नहीं है, नीडलेस टू से दैट प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली में सबसे प्रमुख निर्णय निर्माता सत्तावादी व आर्बिट्रेटर की भांति सबसे प्रमुख निर्णय निर्माता सत्तावादी आर्बिट्रेटर की भांति भूमिका निभाता है। यद्यपि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है, और ऐसे ही विषयों को लेकर महात्मा गांधी ने संसदीय प्रणाली का विरोध किया था। और विलेज फेडरेशन के आधार पर, गांवों के संघ के आधार पर शासन व्यवस्था के संचालन पर बल दिया था। अतः आज लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए न्यायिक मीडिया सक्रियता, सिविल समाज की सक्रियता का होना अत्यावश्यक है। फुल स्टॉप। अत्यावश्यक है। डन। तो इस तरीके से हम आंसर जनरेट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न हमने देखा है यहां पर लगे हाथों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देंगे। हाँ, द पावरफुल पीएम इंडिकेट्स लाइक प्रेसिडेंशियल, बिल्कुल सही बात है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसे करना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा पाएगा ना इमरजेंसी, ये कार्यपालिका का काम है ना। हाँ चलिए, तो हम लोग ने बच्चों दो चीज देखा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को देखा संवैधानिक नजरिए से। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि पीएम पावरफुल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के मैटर को देखा तो भी ये लगा कि भाई पीएम ही पीएम है, बाकी किसी का कोई विसात है ना, या हैसियत या औकात शब्द अच्छा नहीं है, बट कहना चाहिए किसी का कुछ नहीं बनता है इंडिया में। वन एंड द ओनली वन, द प्राइम मिनिस्टर यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, एग्जैक्टली। अब हमें ध्यान देना है पीएम और राज्य सरकार के संबंधों के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, क्या आप लोगों ने लिख पाए कि नहीं लिख पाए, कि कुछ छूट गया था? मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा था क्योंकि आप सामने बैठे नहीं। वेरी फास्ट।
अच्छा, थोड़ा अगली बार मैं और थोड़ा स्लो बोलूंगा। अच्छा, बहुत शानदार रिटेन करवाया है गुरुजी। चलिए, लिख लिया ना, बहुत बड़े। ऐसे ही धीरे धीरे आपका हैबिट हो जाएगा। और मैं आपको ना धीरे धीरे अभी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आज, और आपको पूरे तरीके से कैसे लिखना है इसके बारे में, लिखने की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। क्यों चिंता करते हो? अच्छा, थोड़ा फास्ट जिनको भी लगा है उनको भी ठीक लगेगा, अगली बार थोड़ा और स्लो बोलूंगा। लेकिन आप देखे होगे मैं 2 बार बोलता था लगातार, ठीक है? हाथ दुख गया। सॉरी, थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा, और मैं 2 बार बोलता था, मैं 3 बार बोलूंगा लिखवाने समय, ठीक है? आई प्रॉमिस। तो आपको कुछ छूटेगा नहीं आगे से, उसका भी मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? चलिए, अभी हमें बच्चों देखना है प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के बारे में। कोई कह रहा है अगली बार और तेज बोलिएगा। चलो ठीक है, मैं समझ गया आपकी भावना को, मैं बैलेंस कर लूंगा, ठीक है? पीएम और राज्य सरकार। देखो, अभी तो स्टेट में हम नहीं गए हैं, लेकिन अगर स्टेट्स की हम बात करें, पेज पलटने का टाइम नहीं था। सर, वाई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एक्टिव? देखिए, इसलिए क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है ना, ठीक है? चलिए, देखिए, अगर हम राज्य सरकार की बात कहते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, ठीक है? मैंने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की थी, अगर आप याद करिए तो सांगठनिक संरचना की हमने बात की थी। तो ये क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। और हमने आपको ये बात बताया था बच्चों कि सभी राज्यों में ये होता ही होता है, बताया था ना? 1948 का कानून है, इसके तहत ये होता ही होता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे होते हैं कि एग्जैक्टली जो है चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कोई पोर्टफोलियो ही नहीं लेता है। तो नहीं भी लेता है फिर भी वो सामान्य प्रशासन विभाग का हेड होता ही है। इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल मास्टर कौन होगा इसका? तो चीफ मिनिस्टर। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? प्रशासनिक प्रमुख तो चीफ सेक्रेटरी, इसको क्या कहते हैं? मुख्य सचिव। आपको पढ़ाएंगे मुख्य सचिव के बारे में। अभी आप मंत्रिमंडलीय सचिव के बारे में पढ़ चुके हो, हम चीफ सेक्रेटरी के बारे में भी आपको बताएंगे। और पीटी के एग्जाम में भी यहां से सवाल आता है, ठीक है? पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मन लग रहा है। कुर्सी हिल जाती है सर, कुर्सी हिल जा रही थी। क्या कहें, वास्तव में पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मन लग रहा है। वास्तव में आपके बारे में सर ने सही कहा था, शानदार। प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर क्यों नहीं चलाना है? देखो, ये है ना कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई क्रिमिनल केस इसीलिए नहीं चलाया जा सकता बच्चों, क्योंकि कार्यपालिका का हेड जो है वो मान के चला जा रहा है कि वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होगा जो क्रिमिनल ऑफेंस में होगा, एक अच्छा व्यक्ति होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 35 साल का उम्र, जो मेरे पास है, आपके पास है भी नहीं। नंबर 1। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नागरिक होने का जरूरत नहीं है, अमेरिका में जन्मजात नागरिक होना पड़ता है। तीसरा, लोकसभा की जो एलिजिबिलिटी है उसकी एलिजिबिलिटी उसके होनी चाहिए। और लोकसभा की एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? जब आप सांसद के रूप में अपना फॉर्म भरते हो या नॉमिनेशन करते हो तो आपको लिख करके देना पड़ता है, एक प्रोक्लेमेशन, एक संकल्प लिख करके देना पड़ता है कि मैं किसी भी जाति, प्रजाति, रंग, त्वचा, क्षेत्र, भाषा, निर्जातीय समुदाय के लिए भेदभाव नहीं करूंगा। आप लिख के देते हो। जब ऐसा व्यक्ति बन रहा है राष्ट्रपति, तो क्या जरूरत है कि कोई मतलब ऐसा किया जाए, क्रिमिनल ऑफेंस में उसको रखा जाए? ठीक है सर। बाद में कॉपी देखा तो लगा किसी डॉक्टर ने लिखा है। मैं थोड़ा सा अगली बार और स्लो लिखाऊंगा, चिंता मत करो।
हाँ देखो शिवम, ऐसा है कि जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाया जाएगा, जब भी प्रोक्लेम की जाएगी ना तो जैसे ही राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, नेशनल इंटरेस्ट में किसी तरह के फैसले किए जा सकते हैं, लोकसभा का टाइम बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी ने जब 75 में लागू किया था तो लोकसभा का टाइम बढ़ा दिया था, 75 से 76 और 76 से 77, 2 साल लोकसभा का टाइम बढ़ा दिया था। एक एक साल के आधार पर टाइम बढ़ता है। ठीक है, अब चलिए आगे आइए। हम अब प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के संबंधों पर बात कर रहे हैं, राइट। राज्य सरकार की जब बात करें तो आपका सेंस ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि सामान्य प्रशासन विभाग जिसमें चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी इसमें होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? आप एक संस्था के बारे में पढ़ चुके हो, पीएमओ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इसके राजनीतिक प्रमुख होते हैं। अब अगर देखोगे कि एग्जैक्टली यहां से प्रधानमंत्री से राज्यों को कोई अगर सलाह दिया जाता है या निर्देश हम कहें कि अगर दिया जाता है यहां से, तो उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, यहां से क्या दिया जाता है? डायरेक्शन। हाँ, या कमांड कह सकते हैं, निर्देशन। और ये संविधान के 2-3 आर्टिकल में है। अगर चूंकि हम संवैधानिक बात देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं कि कहां कहां संघ राज्य को दे सकता है ऐसा। आइए जरा यहां के हम किसकी बात कर रहे हैं? बात किसकी कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। तो संविधान में 3 आर्टिकल इसके लिए बच्चों है। एक तो है आर्टिकल 256, 256। दूसरा है आर्टिकल 257, ठीक है। और तीसरा है आर्टिकल 258, राइट। 256, 257 एंड 258। 256 ये कहता है कि अगर कोई कानून बना करके कह दिया जाए राज्य को लागू करने के लिए तो उसे करना पड़ेगा। मान लो किसान का बिल है तो केंद्र ने कानून बना दिया, राज्य को दे दिया सामान्य प्रशासन में को लागू कराओ, तो करना पड़ेगा। ये एक तरीके से डायरेक्शन है, संविधान कहता है। आर्टिकल 256 क्या है? कोई विधान या कानून, ठीक है, बनाकर राज्य को लागू करने के लिए कहना, ठीक है। एक तो ये है। और आर्टिकल 257 में ये दिया गया है कि हमारी रेलवे कहीं से गुजरी हुई है, रेलवे को सुरक्षा देना है ना। जैसे जो जीआरपी वाले होते हैं ना, वो स्टेट पुलिस होते हैं। रेल जहां जहां से गुजरेगी केंद्र सरकार की, उसको सुरक्षा देना पड़ेगा। या हमारी जो सेना है, इनको संचार की सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन, या और भी खाना पीना जो भी हो, है ना। अगर वो लॉजिस्टिक्स हेल्प चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। और 258 में आपकी बिना सहमति के, राज्यों की बिना सहमति के भी अगर कुछ दिखा हुआ, मैं फिर से बोल देता हूं, 257 में लिख लीजिए रेलवे सुरक्षा, है ना, और सेना को संचार की सुविधा, ठीक है। 258 में क्या है? कोई कार्य को सौंपना, ठीक है। किसी कार्य को सौंपना, इसमें क्या है? राज्य की सहमति या उसके बिना, राज्यों की सहमति हो या ना हो, कोई काम दे देना, ठीक है। अब ये जो आदेश दिया जाता है, डायरेक्शन यहां से जो जाएगा स्टेट को, अगर मान लीजिए कहता है कि हम नहीं मानेंगे,
तो क्या संभव है, तब आपको पता चलेगा ना कि प्राइम मिनिस्टर का हैसियत क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, अब मैं अगले पेज पर आ जाऊं, ये आपने लिख लिया होगा ठीक है, तो चलिए भाई, ये आपने लिख लिया कि कहां कहां डायरेक्शन देते हैं। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर कोई राज्य निर्देशन मतलब संघ से जो आ रहा है, निर्देशन का पालन नहीं करता है, तो क्या होगा साहब, इसका परिणाम क्या होगा। मतलब आर्टिकल 256, 257 और 258 जो केंद्र और राज्य के बीच के प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है, और उस पर कोई सलाह दिया जाता है, एडवाइस या डायरेक्शन या कमांड अगर दिया जाता है स्टेट्स को, और वो बोलता है कि हम साहब नहीं करेंगे, कई बार आप मीडिया में देखते हो ना, कहते हैं ममता बनर्जी और बाकी जगह पे ऐसा हो जाता है, तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, नहीं अगर मानोगे तो एक आर्टिकल सक्रिय हो जाएगा, आर्टिकल 305, 365 ये है, अपने आप सक्रिय हो जाएगा, अपने आप ये सक्रिय हो जाएगा। अब ये आर्टिकल 365 में क्या लिखा है, हाँ मैं अभी स्ट्रेटजी पे आता हूं, इसके बाद अब मैं रोक दूंगा, कल आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो 365 सक्रिय हो जाएगा अपने आप, इसका मतलब क्या है, जहां कहीं भी, इसमें लिखा है 365 में कि जहां कहीं भी संघ से राज्यों को निर्देशन देने की बात है गवर्नेंस के लिए या शासन करने के लिए, और अगर राज्य उसका पालन नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति अपने आप ये समझ जाएंगे, राष्ट्रपति का ये विचार बन जाएगा कि वहां की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई है, ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी वहां पर हो चुकी है, ये बातें हम देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट यहां देखने को मिलता है। तो जब ये सक्रिय होगा ना 365, तो अपने आप आर्टिकल 356 भी सक्रिय हो जाएगा, 356 सक्रिय हो जाएगा। अब देखिए 356 में कहा क्या है, राष्ट्रपति शासन की बात है, इसमें क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है ना, संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, ये यहां कहा गया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है, कि अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ये पता कैसे चलता है, दो आधार पर पता चल सकता है। एक तो राज्यपाल के प्रतिवेदन, राज्यपाल के प्रतिवेदन, और कैसे पता चलेगा, अन्यथा, अदर्स, ये दो शब्द लिखा है संविधान में। अगर आप बेयर एक्ट खोल के देखोगे तो यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन और अन्यथा यह प्रतीत होता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और ये मैटर देखिए क्या है, अन्यथा में क्या आ गया, ठीक है, ये अन्यथा में क्या हुआ जी, अन्यथा वाले मैटर पे क्या आ गया, ये 365 वाला, 365 ये हो गया। मान लीजिए कि अभी जो प्रधानमंत्री हैं ममता बनर्जी को, वेस्ट बंगाल को कुछ आदेश निर्देशन देते हैं, इसी तरह का जो आपने यहां देखा है, जो अभी यहां देखा, और वो नहीं मानती हैं, नहीं मानती हैं तो क्या हो जाए, सक्रिय, ये अपने आप सक्रिय होगा। ये सक्रिय होगा तो इसका क्या मतलब है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राष्ट्रपति को ये लगता है, तो राज्यपाल के प्रतिवेदन की भी आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति शासन क्या है, लागू हो जाएगा। और एक बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर केंद्र का कंट्रोल हो जाता है, और फिर यहां से दिल्ली से 2 लोग भेज दिया जाएगा, ये चीफ सेक्रेटरी को बोला जाएगा कि बैठो जाके घर में, ठीक है, तुम्हारा काम नहीं है। और राज्यपाल को सहायता देने के लिए दिल्ली से 2 सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
स्मार्ट ऑफिसर 2 भेजे जाएंगे, वो फिर मुख्यमंत्री के जैसी भूमिका निभाने लगेंगे और वो जो राज्यपाल को कहेंगे वही होगा। उस राज्य का बजट दिल्ली में पारित होगा, है ना, संसद उसका बजट करेगी। काफी सारा चीज इसमें किया जा सकता है। उस राज्य के विधानसभा का भी विघटन किया जा सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री चाह ले, मैं कह रहा हूं कि अगर इच्छा हो जाए कि राज्य सरकार को निपटा देना है तो निपटा देगा। बात समझ में आया? यानी कौन शक्तिशाली है इंडियन गवर्नेंस में? वन एंड द ओनली वन, कोई नहीं है, नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर, ओनली प्राइम मिनिस्टर। इनके सामने किसी का टिकना संभव नहीं है। क्यों है ऐसा? संसदीय प्रणाली में ऐसा ही होता है। और इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि कई बार संसदीय प्रणाली जो होता है वो प्रधानमंत्री की सरकार के जैसा प्रतीत हो जाता है। ठीक है, हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए जा सकते हो, जाओ, लेकिन उतने टाइम तक तो तबाह कर ही देगा ना। और कोई जरूरी है तुषार की जुडिशरी कुछ करेगी? देखिए, इन्होंने कहा न्यायिक पुनर्विलोकन, ध्यान दीजिएगा, इसमें यह है कि राष्ट्रपति को क्या सिफारिश किया, आर्टिकल 74 में लिखा गया है, उसके लिए कहीं पे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है 1994 का, जिसमें यह कहा गया है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं सिर्फ इस मामले पर कि कहीं बुरी नीयत से राष्ट्रपति शासन लागू करने का सुझाव तो नहीं दिया है। अब मान लो कोर्ट में जाते भी हो और अगर पता भी चलता है कि बुरी नीयत से लागू था, तो भी 1-2 महीने तो कंट्रोल कर ही लेगा, फिर अगले बार लागू कर देगा कोई अन्यथा का कोई मैटर निकाल के। यहाँ पे अन्यथा वाला चीज हो सकता है, अन्यथा में राज्यपाल के प्रतिवेदन की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि प्रभाव अगर दिखाना चाहे तो कहां तक जा सकता है। ये बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर अड़ जाए, अगर लड़ने को तैयार हो जाए, तो उसके सत्ता के सामने प्रभावी इतना ज्यादा है ना कि कोई टिक नहीं पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट टिक नहीं पाएंगे, सामान्य प्रशासन विभाग कुछ काम नहीं कर पाएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने आज बच्चों 3 बातें कर ली हैं, और 3 बातों में क्या क्या किया है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय आपात, और प्रधानमंत्री और राज्य सरकार। और ये 3 चीज देख करके समझ में आ रहा है कि कुछ है ही नहीं, प्रधानमंत्री के सामने और कोई नहीं है। और यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आप यूं ही जानते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जो है, किसी भी मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर होती है, तो नियुक्ति और पदमुक्ति दोनों ही प्रधानमंत्री के हाथ में है। यानी मंत्री परिषद में होल एंड सोल सत्ता का अभ्यास किसके द्वारा होता है? पीएम के द्वारा। जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं रह पाएगा, दैट्स ऑल। अब यहां पे बात करें पीएम की और संसद की, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, पीएम और संसद। इसको करके फिर हम स्ट्रेटजी पे आ जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री और संसद की भूमिका, प्रधानमंत्री वर्सेस संसद। अब देखें तो देखो भाई, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका एक ही प्लेयर हो जाती है, और सत्ता का विभाजन हालांकि होना चाहिए, लेकिन फिर भी पीएम का अत्यधिक प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है संसद में, है ना। देखिए क्या क्या है, पीएम की सलाह पर, है ना, भंग किया जा सकता है, भंग लोकसभा को कर दिया जा सकता है, नहीं कर दिया। चौथी लोकसभा इंदिरा गांधी ने भंग करवाया समय से पहले। ठीक है, 9th लोकसभा चंद्रशेखर जी ने भंग करवाया। ठीक है, और उसके बाद 13वीं लोकसभा 13th लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी ने भंग करवा दिया। इनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली जो है ये जो है ये क्या है, 13th लोकसभा, इसमें प्रमोद महाजन जी जो थे उन्होंने इसको दिया कि ये
अभी शाइनिंग इंडिया का समय है, 2004 में चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने थे, समय से पहले ही उसको भंग कर दिया गया। ठीक है, तो ये 3 जो है दिखाई देता है कि भंग कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है अध्यक्षीय प्रणाली में, यानी प्राइम मिनिस्टर उनसे भी अधिक पावरफुल हैं। अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी लोकसभा के बराबर है, प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता है। तो तुलना करने को आ जाए अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री को, तो क्या बोलोगे भाई? कई मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति के तुलना में भी अधिक प्रभावी ये व्यक्ति नजर आते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपने देखा पहला संसद के रूप में कि ये भंग कर सकती हैं। और अगली बात इसमें क्या है, पीएम के निर्देश पर निंदा प्रस्ताव का संचालन होता है। निंदा प्रस्ताव है ना, लोकसभा नियमावली है ना, एग्जैक्टली जो है 184 के तहत डील होती है। और जब तक सरकार कोई फैसला नहीं करेगी तब तक ये संभव नहीं होता है। और निंदा का प्रस्ताव जो है प्रधानमंत्री के चाहने पर ही लाया जाएगा, नहीं तो नहीं लाया जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, पीएम की उपस्थिति से संसद में अनुशासन रहता है, अनुशासन होता है। आजकल थोड़ा खराब हो रहा है ना, आजकल कलयुग का प्रभाव बढ़ गया तो उतना नहीं रह पाता, लेकिन पंडित नेहरू वगैरह ये सब प्राइमरी स्कूल के जैसा चलाते थे, बड़ा अनुशासित रखते थे। और जो संसदीय मामलों का मंत्री है, जो संचालन करता है संसदीय मामलों का मंत्री, पीएम का अधीनस्थ होता है, पीएम का अधीनस्थ होता है। तो आप देख रहे हो कि अगर संसद से भी तुलना करें ना, संसद के बारे में भी बात करें, निंदा प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, जब कोई मामला उठ जाए जनहित में, जैसे किसान का मामला है, और अगर पार्लियामेंट चले और उस पर निंदा का प्रस्ताव लाया जाए कि सरकार ने गलत काम किया कानून बना करके, तो लाया जा सकता है। निंदा का प्रस्ताव सेंस्योर मोशन कहलाता है। और लोकसभा नियमावली है ना, ये लोकसभा नियमावली 184 के तहत लाया जाता है, 184 के तहत, है ना। और इसमें एक तरीके से वोटिंग होती है, मतदान की बातें होती। और अगर सरकार के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भी सरकार नहीं गिरती है, सरकार को गिराने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो लोकसभा नियमावली 198 के तहत होती है। और ये आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उससे अभी मतलब नहीं। ठीक है, गवर्नेंस देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है और ट्रेडिशनल चीजों से इसका नहीं समझा जा सकता। तो पीएम को संसद से अगर तुलना करें तो हम ये देख पाते हैं कि पीएम इतना पावरफुल है कि लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल आपके पास है, उदाहरण लिख लिया आपने, ठीक है। दूसरा, ये सारे पॉइंट्स देख करके हम बता सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में भी ये अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो हमने बच्चों संवैधानिक चीज कर लिया। यहां ध्यान दीजिएगा कि पीएम और राज्य सरकार की जो बात की थी ना, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, ब्रिटेन के पीएम के पास नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रिटेन में राज्य होते ही नहीं है, वो एकीकृत व्यवस्था है ना, एकात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था वो है ही नहीं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है
कि वहां पर अगर नॉर्दर्न आयरलैंड है भी तो लंदन के साथ जुड़कर ही रहना चाहता है। तो अगर तुलना करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्ति है, ये हम संसद वाले मामले पर देख सकते हैं। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो ब्रिटेन में रहते हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद पूरे पृथ्वी पर सबसे प्रभावी आर्बिट्रेटर और एक अथॉरिटेटिव पद है। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आया? कभी एग्जामिनर को ऐसे बताना है, कभी पूछे ना कि प्रधानमंत्री के शक्तियों को, उसके पद को, उसके दायित्व को बताएं, तो हम लोग इतने अच्छे तरीके से बताएं। अभी तो ये रह गया, ये कल बताएंगे, टुमारो। ठीक है, अब आपके स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, वरना आप नाराज हो रहे हैं लगातार, है ना? तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। प्रियंका का क्या कमेंट है, एक बार पीएम गवर्नमेंट वाला डिफरेंस प्लीज। पीएम स्टेट गवर्नमेंट वाला, अच्छा ठीक है प्रियंका, ओके। देखिए, यूजुअली प्रतिभा इसलिए की जाती है क्योंकि वो वहां से इन्फ्लुएंस होता रहता है, हमारे यहाँ होता है। गठबंधन सरकार में पीएमओ ज्यादा शक्तिशाली होगा या प्रेसिडेंट? देखो, प्रेसिडेंट भी शक्तिशाली होगा, पीएमओ भी शक्तिशाली होगा, काजल, लेकिन पीएम कमजोर होंगे। हाँ, अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो पीएम कितने टाइम तक बढ़ा सकते हैं? इनफाइनाइट टाइम तक, असीमित तक, 10 साल, 15 साल, एक साल के आधार पे बढ़ेगा, बढ़ा दो। इंदिरा जी ने 2 साल बढ़ाया, 75 से 76 और 76 से 77, 2 साल। ठीक है, चलिए, क्या सवाल पूछा था एक? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट वाली ना, वो मैं बता देता हूं एक बार। देखो, ध्यान से सुनो। केंद्र से राज्य को अगर कोई निर्देशन दिया जाता है, जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, अगर राज्य नहीं मानती है ना, राज्य अगर नहीं मानता है तो आर्टिकल 365 सक्रिय हो जाता है अपने आप, जिसमें यह कहा गया है कि अगर राज्य केंद्र का निर्देशन नहीं माने तो यह स्पष्ट हो जाता है राष्ट्रपति के लिए कि राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है। तो क्या होगा? तो 356 भी सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यदि संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उसके लिए आधार 2 है, राज्यपाल प्रतिवेदन दे, राज्यपाल बोले कि खराब हो गया है, राज्यपाल नहीं भी बोल रहा है तो अन्यथा वाले मैटर पे ये हो सकता है 365 के आधार पर। यानी 365 के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और जब ऐसा होगा तो राज्य की पूरी शक्तियां प्रधानमंत्री अपने हाथ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूं, कमेंट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ताकि आप अच्छे से कर पाएं, और मैं स्ट्रेटजी पे आ जाता हूं, हाउ टू प्रिपेयर। आप बहुत दिनों से बोल रहे हैं, ठीक है? देखिए, आपकी ये सब चिंता रहती है मेंस की स्ट्रेटजी कैसे हो। मैं आज सिर्फ मेंस की स्ट्रेटजी पे चर्चा कर रहा हूं, मेंस एग्जाम। ठीक है, मेंस एग्जाम्स। मैं आपको बच्चों, ये मेरा एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस है, मैं आपको तैयारी के लिए कह रहा हूं कि अपने 500 दिन लगाइए, 500 डेज। इस 500 दिन को 3 भाग में बांटिए। ठीक है, एग्जैक्टली निंदा प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव जब लोकहित के कोई मामले उठते हैं तब लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाएगा जब विपक्ष को लगे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है। ठीक है, प्रियंका, आपसे पढ़ने पर डाउट होता ही नहीं है। चलो अब इधर ध्यान दो, छोड़ो, अब यहां पे सवाल पूछना। अरे भाई, डिजॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? मैं कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अब बात करो, मत बोलो। ठीक, देखो, 3 भाग में इसको बांटना चाहिए। एक तो मैं कह रहा हूं कि 360 दिन आप दीजिए मेंस को, 360 दिन आप मेंस एग्जाम को दीजिए। ठीक है, और 120 दिन, मतलब लगभग 4 महीना, इतने दिन आप प्रीलिम्स एग्जाम को दीजिए, पीटी को, और आप 20 दिन, 20 डेज साक्षात्कार को या इंटरव्यू के लिए दीजिए।
देखो बच्चों, ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि 20 दिन में ही आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू की तैयारी तो बचपन से हो रही है। 20 दिन से मैं मॉक वॉक के लिए दे रहा हूं, मॉक इंटरव्यू करके अपने आप को थोड़ा पॉलिश करके ड्रेस व्रेस ठीक करके, इसके लिए ये होती है। ठीक है, पीटी की तैयारी बाद में करनी चाहिए, पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मतलब हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो मेंस कम प्रीलिम्स होनी चाहिए। पहले जो मेंस का एरिया जैसे एथिक्स हो गया, ऑप्शनल हो गया है, मेंस का जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो पीटी में होता है। तो 360 दिन, मतलब मैं कह रहा हूं कि लगभग 1 वर्ष 1 साल आप लगाइए मेंस में, और 4 महीने लगभग पीटी में लगाइए। इंटरव्यू साथ में ही होता रहता है, ठीक है, और आसानी से आप अपने चीजों को कर लेंगे। मैं एक एक चीज पर आपको बल दूंगा अभी कि कैसे हमें करना चाहिए। आपको बड़ा टेंशन रहता है कि क्या करें कैसे करें, है ना, ये क्या पढ़ें, कहाँ जाएं, कैसे नोट्स बनाएं, है ना, आप पूछते रहते हो ना। बहुत लोगों ने कमेंट किया कैसे नोट्स बनाएं, साक्षात्कार कैसे दें, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या मैजिक करें जिसे सफलता मिल जाए, ये आपके अंदर रहती है भावना। अब हमें क्या करना चाहिए, इन सारे मैटर को हम लोग देखेंगे और उस पर बात करेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी, सब ठीक है? नेक्स्ट, सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि अब 2021 का जो एग्जाम होगा आप उसी के लिए तैयारी करेंगे या 22 के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रैटेजी की जो चर्चा हो रही है ये 2021 या 2022 के लिए हो रही है, ठीक है। और आपको लगभग इतना समय लगाना पड़ेगा। मैं 2020 के लिए बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि क्या क्या कितने अंकों का है, तो ये 4 पेपर है ना, जो जीएस का है ये 1000 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ये 4 पेपर जो है यहां, है ना, 1000 नंबर का, 1000 नंबर का जीएस है। ऑप्शनल जो है ये 500 नंबर का है, वैकल्पिक विषय ये 500 नंबर, और निबंध जो है वो 250 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के आपको 1750 में तैयारी करना है। और इंटरव्यू के लिए 275 अंक इसमें ऐड कर देते हैं, तो टोटल 2050। कितने हमें नंबर लाने पड़ेंगे, कुछ तो जानना जरूरी है ना। ये बात करें तो देखेंगे, बेसिक से भी बात करेंगे। कट ऑफ का स्क्रीन आपको दिख रहा है, कितना कट ऑफ गया है ना, ये आपको दिख पा रहा है। और इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आप नंबर लाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी की, आपकी कैटेगरी कोई और भी हो सकती है, बट मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं बच्चों, तो 2018 में कितना गया है रिटेन का, सिर्फ मेंस का तो 774। तो लगभग आपको 1750 में 774 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। 1750 जो मेंस का है, इसमें कितने नंबर लाने हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं, 775 से लेकर के लगभग 800 अगर आप लाएंगे तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 इंटरव्यू के लिए यहां पे मैं 2018 का लेकर के चल रहा हूं कि अंतिम रूप से अगर चयनित होना है तो जनरल कैटेगरी का कितना गया है 982। और अगर आप देखें इसमें घटाएं 982 में 774 को माइनस करें तो कितना हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और ये 4 हो गया। देखते हैं आप कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। 240 नंबर का डिफरेंस है। यानी इंटरव्यू बड़ा मैटर करता है, इंटरव्यू में इतना नंबर लाना है। अब ये संभव है, हम गारंटी ले सकते हैं क्या कि 240 नंबर इंटरव्यू में ही आ जाएगा?
ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेंस वाला एरिया जो है बढ़ाना पड़ेगा। ये 800 ना करके हम कोशिश ये करें कि कम से कम हमारे 900 क्रॉस कर जाएं। मेंस में जनरल कैटेगरी का जो भी है वो ये कोशिश करे कि 900 प्लस नंबर उसको आए। अब ये कैसे आएगा, क्या जीएस से आ जाएगा? ठीक है, ये आप देखें कि 1000 नंबर का जीएस है तो सिर्फ इसी से आ जाएगा। कितना नंबर लाओगे, कितना नंबर आता है? 350, 400, मैक्सिमम इसमें मार्क्स जो है 450 प्लस आ सकता है, 450 अधिक से। ये बहुत इंटेलिजेंट कोई है उसी के लिए बात हो रही है। आपको कोशिश करना है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लाएं। तो आप ऑप्शनल पे फोकस करो। 500 नंबर का ही है ना, ऑप्शनल 500 का ही है, लेकिन इसमें आसानी से 300 प्लस आ जाएगा। नहीं तो 1-2 साल लहूलुहान होने के बाद ये समझ आएगा। वैकल्पिक विषय पर बहुत ध्यान दीजिए। 325 के आसपास नंबर आप यहां से इजीली ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीएस में आप जो पढ़ते हो सकता है कि ना भी आए, ऑप्शनल में जो उसके सिलेबस में लिखा है अगर आप पढ़ लिए हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पूछा ही जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो जो जीएस में भी सबसे ज्यादा जो नंबर आपको मार्क्स फेचिंग दे पाएगा वो जीएस पेपर 4 होगा। एथिक्स का पेपर अगर आप इस बार रैंक 1 को भी देखेंगे तो उनको किसमें सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, तो एथिक्स में हमेशा से हुआ है। और मैं पढ़ाता हूं, मैंने अपने बच्चों का देखा है मार्क्स जो भी क्वालिफाई किए। 2013 में संतोष कुमार रॉय मेरे विद्यार्थी थे, हिंदी माध्यम के टॉपर थे, वो सबसे ज्यादा मार्क्स जीएस पेपर 4 में ही था। मैंने गंगा सिंह को देखा, सबको जो भी है हमारे पास जो उदाहरण है, जो अनुभव है, इससे मैंने यही महसूस किया कि जीएस के चारों पेपरों में सबसे ज्यादा अंक जो है वो जीएस पेपर 4 में आता है। तो हमें थोड़ा इस पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर हम पास करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये आपके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। अब देखो क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, यूपीएससी क्या लिख करके देती है। यूपीएससी कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिख करके देती है। अब आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। बच्चे यूजुअली चूंकि देखते नहीं हैं इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको बताएं कि जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम है, जब भी अगला निकलेगा तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप देखोगे साफ साफ ये दिया रहेगा कि स्नातक से ऊपर, हाँ, और परा स्नातक से नीचे, यानी ऑनर्स लेवल का, डिग्री से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे लेवल का डिफिकल्टी लेवल होता है। यानी ऑनर्स लेवल के डिफिकल्टी लेवल पर बात किया जाता है। और एक लाइन यूपीएससी लिख करके देती है जो बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, वो क्या है, सतही ज्ञान। ध्यान दो, सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिया जाएगा। फिर भी यार तुम लोग फैक्चुअल चीजों के पीछे पड़े रहते हो कि क्या पढ़ें, हाँ, लक्ष्मीकांत का गाइड पढ़ लें, पॉलिटी में ये फैक्ट, वो आर्टिकल, ये सब पढ़ के नहीं होगा। पीटी के लिए कुछ तो जरूरी है, पढ़ना भी है, छोड़ना नहीं है, बट उसी को एकदम ब्रह्म नहीं मान लेना है। सतही ज्ञान, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर mere सुपरफिशियल नॉलेज, ये यूपीएससी लिख करके देती है कि सुपरफिशियल नॉलेज के लिए अंक मिलेगा ही नहीं। फिर हम सुपरफिशियल नॉलेज के लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, कम से कम शब्दों में की गई सूक्ष्म सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये सूक्ष्म सशक्त और अभिव्यक्ति, ये सूक्ष्म का क्या मतलब है कि बहुत छोटा छोटा लिखेंगे तो बहुत नंबर आ जाएगा क्या? नहीं। कंपोजिट राइटिंग का मतलब है हमें बहुत चीजों को, कई आयामों को एक साथ मिला करके लिखना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि पॉइंट वाइज लिखने से अच्छा हो जाता है। अच्छा है, पहला 3 पेपर में पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, लेकिन एथिक्स में पॉइंट वाइज क्या लिखोगे बताओ? सद्गुण पर लिखना है, पॉइंट वाइज लिखने से समझ थोड़ी आएगा। एनालिटिकल लिखना होगा, सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए होगा। तो हमें क्या है, बहुत ही वी हैव टू राइट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कंबाइंड विथ ड्यू इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। हमें एक कम से कम शब्दों में अपनी बात को ऑर्गेनाइज तरीके से कहना है। तो कोशिश ये करें यहां पर कि जब भी कोई उत्तर लिखें तो कई आयाम को आपस में मिलाकर पढ़ें। ठीक है, बहुत सारे आयाम को आपस में मिक्स करके पढ़िए, मिला करके। अलग अलग बच्चे जैसा मत पढ़े। जैसे सूचना का अधिकार मान लीजिए पढ़ना है तो उसकी आलोचना सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि ये प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, या ऐसे अच्छा नहीं है, वैसे है, करप्शन का कल्चर है। पॉइंट वाइज में पढ़ लोगे कुछ काम नहीं आएगा।
उसके डायमेंशन निकालने पड़ेंगे, तो उसको सिलेबस से जोड़िए। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपको जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस, ये याद होना चाहिए, पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, एथिक्स में बहुत डायग्राम नहीं बनाना है बच्चों, एथिक्स में ना एनालिटिकल लिखना है, कम डायग्राम, कम फ्लो चार्ट एथिक्स में डालना है। मैं पढ़ाऊंगा, आऊंगा, उस पर बात करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आपको पहला टास्क मैं यही दे रहा हूं कि आप सिलेबस को याद रखो अच्छे से, तभी जाकर के बात बनेगी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सिविल सेवा के लिए भर्ती के समय यह जरूरी है, क्योंकि आधुनिक युग में एक अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत है। एक व्यक्तित्व का परीक्षण इसमें हो रहा होता है। अब मुख्य परीक्षा में और अन्य परीक्षा में डिफरेंस देखिए क्या होता है, जो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा। देखिए, सिविल सेवा में आपको जो तैयारी आप करेंगे या जो आंसर आप लिखते हैं वो कैसा होता है, सिविल सर्विसेज, जब आप सेवा के संदर्भ में, यहाँ पे सामान्य व्यक्तित्व की जरूरत है, सेवा भाव लगना चाहिए, इस पर कोई बल नहीं देते हैं। आप में डिसीजन मेकिंग पावर है, आप डिसिसिव नेचर के व्यक्ति हैं, ये भी स्पष्ट होना चाहिए आपके आंसर को पढ़ के, बाकी जगह ये जरूरी नहीं है। अंतर्वैयक्तिक क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास है। ठीक है, और एग्जैक्टली जो है ये कहीं और के लिए जरूरी नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस हो, पॉजिटिव पर्सनालिटी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके पास है, ये सब टेस्ट करते हैं आपके राइटिंग से। ये बहुत जरूरी है, ये हमें सीखना पड़ेगा। आप आज सीखो या आप 1 2 3 साल लहूलुहान होने के बाद सीखो, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी समझाने का प्रयास किया कि 500 प्लस नंबर मेंस में कैसे लेकर आए, उसकी स्ट्रेटजी में आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से। 500 प्लस हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो किस पेपर में कितने नंबर आ जाएंगे, एक अनुमान लगाते हैं। तो हमने लिखा है पेपर 4। देखो, मैं पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, सभी पेपर इंपॉर्टेंट है, बट आप इंटरनेट की दुनिया के लोग हो, आप इंटरनेट में सर्च करो, 21वीं सदी के लोग हो, आप देखो किस पेपर में ज्यादा नंबर आता है, लोगों का क्या पैटर्न रहा है। तो आप इतने आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं होंगे। चलिए, तो मैंने यहां लिखा है कि जीएस पेपर 4 में 150 प्लस ये नंबर आपको आ सकते हैं। 150 नंबर 150 प्लस आप ले सकते हैं। पेपर 1 में पहले नहीं आता था, अब 100 प्लस आने लगा है नंबर, टीना डाबी के बैच से आने लगा है। पहले जो है एग्जैक्टली कभी इससे होता नहीं था। जैसे मैं अपने विद्यार्थी को याद करूं, 2013 का टॉपर हमारा ही विद्यार्थी था, हाँ, संतोष कुमार रॉय। उसके 100 मार्क्स थे जीएस पेपर 4 में, और पेपर 1 में 66 थे, और जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, भारी भरकम सब्जेक्ट होते हैं, जो बच्चों को लगता है कि यही जनरल स्टडीज है। तो जो बहुत मेहनत कर लेता था उसको कितना आता था, थोड़ा सा और ज्यादा। जैसे आपने निशांत जैन के बारे में सुना है ना, 13th रैंक उनको आया हुआ था। निशांत जैन, आप सर्च करना, देखना कि उनको कितने नंबर आए, 83 नंबर, 83 मार्क्स फर्स्ट पेपर में। इमेजिन करिए, ओनली 83। तो इस तरह के मार्क्स आते थे। और आपने पूछा स्ट्रैटेजी के लिए, तो जी जान मान लो पेपर 1 के टॉपिक के लिए ही लगाए रहेंगे, तो हमारा तो काम हो गया। तो थोड़ा सा प्रायोरिटी को भी देखना होगा, बदलना होगा। सेकेंड पेपर में अगर बात यहां करें, पेपर 2 में तो 100 प्लस आ सकता है, लेकिन कम आता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं गवर्नेंस का, ये बड़ा ही डायनेमिक टॉपिक है, अलग नेचर का थोड़ा है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि टीना डाबी, ये लिख रहा हूं, टीना डाबी जो कि पॉलिटिकल साइंस से टॉपर थी, पॉलिटिकल साइंस में बहुत नंबर आया, इस टीना डाबी को भी यहां पर क्या है, 2 डिजिट में नंबर आया था। मतलब 100 नंबर क्रॉस नहीं कर पाई थी टीना डाबी सेकंड पेपर में। आप ये ध्यान दीजिए, कारण क्या है, डायनेमिज्म नहीं था, पुराने तरीके से पढ़ना, सिर्फ संविधान को पढ़ करके, परंपरागत चीजों को जान करके, तथ्यों आंकड़ों को समझ करके अगर हम ये जान जाते हैं या ऐसा विचार बना लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए, यहाँ पर नंबर नहीं आएगा,
है ना। मेरे विद्यार्थी जैसे गंगा सिंह राजपुरोहित या हेमंत सती, जिनको मैंने एथिक्स गवर्नेंस ये सब पढ़ाया है, उनके यहाँ पे नंबर है 100+। गवर्नेंस का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा ट्रैक बदलना है। देखो, मैंने राष्ट्रपति का कोई चुनाव तो कराया नहीं, ना राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया, आपातकाल का भी कुछ एग्जाम्पल लिया। आपातकाल के प्रावधान आप ऐसे भी पढ़ोगे, पॉलिटी में डिफरेंट है। तो पॉलिटी अलग है और गवर्नेंस बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है। यहां पर हाँ अंजलि, आप भी हैं, पास करेंगे तो हम आपका भी नाम लेंगे। अब थर्ड पेपर में बात करें, पेपर थर्ड, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, देखें तो यहां पे मैंने लिखा 100- 100 नंबर नहीं आता है। लेकिन मेरा एक विद्यार्थी है इलाहाबाद में, अभी गंगा पार देहात का एसपी हो चुका है, उसका नाम है धवल जायसवाल। धवल जायसवाल, ये मेरे विद्यार्थी रहे हैं। धवल जायसवाल जी को मैंने देखा है कि पेपर थर्ड में 117 नंबर इन्होंने लाया था, मतलब 100+। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, उम्मीद कम कीजिएगा, ठीक है। जिसमें भी है, यहां पर क्यों कम नंबर आता है समझिए। यहां सारा डायनेमिक चैप्टर है, सारा डायनेमिक है। चाहे आप इकोनॉमी को ले लीजिए, साइंस टेक को ले लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी को ले लीजिए, या आप आपदा प्रबंधन को ले लीजिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को ले लीजिए, सारा क्या है, मोस्ट डायनेमिक है। पढ़ोगे कुछ, आएगा कुछ। या जो करंट पढ़ने की विधा चल गई है, बच्चे क्या है, करंट पढ़ते रहते हैं यूं ही, मुद्दे से नहीं जोड़ते, इशूज से नहीं जोड़ते, तो करंट मार देता है उनको, करंट मारता है, होता होता कुछ है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 100 नंबर नहीं आएगा। बहुत जान प्राण दे दोगे, दिल पे मत लेना बात। जो ट्रेंड है, मैं ट्रेंड बता रहा हूं एज ए गार्जियन। बहुत मेहनत करोगे, बहुत अच्छे होगे तो 83, 84, 98। तो बताओ कि पॉलिटी, साइंस टेक, इसमें बहुत जान प्राण देने का जरूरत है क्या? अरे भाई, पास करना है ना, घी कहीं भी गिर जाए, दाल के बदले चावल में गिर जाए, कहीं भी हो जाए, हो जाएगा। हाँ, एथिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी तक जो जानकारी है मेरे पास वो यही है, आगे की मैं नहीं कह सकता, बट जरूर अभी तक तो ऐसा है ही। और पेपर 4 में आप 150, तो अगर मुख्य परीक्षा में प्रायोरिटी देना हो तो आप जरूर इसको प्रायोरिटी दीजिए, एथिक्स को, जो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। यहाँ पेपर 1, मैंने ये नहीं कहा कि पेपर 1 में बहुत ज्यादा नंबर नहीं आता था तो क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब छोड़ देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भूमिका पीटी में भी है ना। प्रारंभिक परीक्षा में पीटी नहीं होगा तो मेंस क्या करोगे, बात यही है। ये क्या कर लेगा, मान लो एथिक्स आपका तैयार है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तैयार ही नहीं है, तो पीटी ही नहीं होगा, और पीटी नहीं होगा तो हम मेंस ही नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी तो सभी है, लेकिन मुख्य परीक्षा में हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, तो मेरा ये विचार है आप जीएस पेपर 4 को ज्यादा दीजिए, इन सब में एवरेज करिए, ठीक है। यहां पर बहुत जान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड में बहुत ज्यादा नंबर नहीं आएगा, जहां से आ रहा है वहां से लेने का आपको प्रयास करना होगा। तो ये एक था। अब जरा टाइम को लगाएं, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं बिल्कुल जो नए बच्चे हैं उनके बेसिक वाले मैटर पर भी मैं बात करूंगा। देखो भाई, कितना दिन किस चीज में लगाना चाहिए। पीटी के लिए अलग स्ट्रेटजी की क्लास होगी, आज सिर्फ स्ट्रेटजी मेंस की हो रही है आकांक्षा। फिर मुझे याद दिलाना आप लोग, पीटी के स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूं, जो हमने आपको पहले ही कहा कि 360 दिन आपको लगाना चाहिए। देखिए यहां कहा ना, और आपको सबसे पहले इसी पर काम करना चाहिए। पीटी के 120 दिन के लिए मैं अलग से बात करूंगा कभी, फिर से आप मुझे याद दिलाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। और हम लोग कहां थे, यहां आ गए थे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो जीएस का जो पेपर है, ऑन एन एवरेज 360 दिन हम कहां कहां खर्च कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं अपने लिए बहुत कम बोल रहा हूं, बहुत कम। जो हमारा पेपर है जीएस पेपर 4 जो मैं पढ़ाता हूं एथिक्स, मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ 60 दिन दीजिए मुझे, ज्यादा नहीं। और सबसे ज्यादा देगा 150+ दे देगा, ये ज्यादा देने का जरूरत नहीं है।
सबसे ज्यादा समय यानी 120 दिन आप पेपर 1 के लिए लगाइए। क्यों? क्योंकि पीटी में भी ये जरूरी है, प्रारंभिक परीक्षा में भी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है जी? हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है, ये तीनों है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी भी तो क्वालिफाई करना है, तो जितने नए बच्चे हैं ध्यान दीजिए, वो पेपर 1 पे जोर पहले ज्यादा दें तो कि पीटी भी हो जाए। और हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले पहले एनसीईआरटी की आप स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर 2 में ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है, 80 डेज लगाइए, मतलब कुल मिला के 2.5 महीने के आसपास आप इसको कर सकते हो। और पेपर 3 में 100 डेज, जो कि थोड़ा डायनेमिक है, करेंट टाइप का है, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं 360 दिनों को, और आप अपने, है ना, इसमें संतुलन एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और जब भी आप पढ़ें तो जरूर ध्यान रखें कि पढ़ते समय आपको ना, मैं एनसीईआरटी पर भी आऊंगा मेंस के लिए कि क्या जरूरत होगा, ठीक है। नोट्स पर भी मैं बात करूंगा आपसे कि अच्छा चलो कभी एक दिन नोट्स की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, नोट्स कैसे बनाते हैं उसकी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। सभी पेपर का सब्जेक्ट भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। ये 3 में ये हो गया, यहां तो एथिक्स ही है। पेपर 2 में क्या क्या है? पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है और सोशल जस्टिस है और आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन। और पेपर 3 में क्या क्या है जी? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, और क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है, और क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा है। ये इस तरह से है, तो आपको ऑलमोस्ट इतना करना चाहिए। पेपर 2 में बच्चे बताया ना, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, ये सारी है। सिलेबस आप देख लेना ना, सिलेबस। प्रमोद एक बार ना आलोक सर ने डिस्कस किया होगा, है ना, वही हमारे मेंटर हैं, आलोक सर ही आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। तो आलोक रंजन सर का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें वो सिलेबस डिस्कस किए होंगे, उसको देख लीजिएगा। मैं तो आपको यूं ही बता रहा हूं, बस आप लोगों ने पूछा, इतना जिद किया, तो हमने अपनी भावना को भी रख दिया कि आपको कैसे करना चाहिए। अब मेंस में जो आंसर हम लिखते हैं, तो आंसर राइटिंग का क्या होता है? ये स्ट्रेटजी का पीडीएफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई पीयूष। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग इतना चिंता क्यों करते हो? 4 पीडीएफ मैंने दे दिया है, जितनी क्लास हुई है इसके पहले सारा पीडीएफ मैंने दे दिया है। तो लोग इतना चिंता क्यों करते हो यार? अभी मोहब्बत हुआ नहीं कि बच्चे होंगे कि नहीं, फिर वो कहाँ पढ़ेंगे, अमेरिका जाएंगे कि नहीं, उनके शादी में हम जीवित रहेंगे कि नहीं? अरे सब होगा यार, धीरे धीरे होगा सब। व्हाई यू सो वरी? आप लोग बहुत घबराए हुए लोग लगते हो। आंसर प्रैक्टिस कोर्स कंप्लीट के बाद करनी चाहिए या साथ में करनी चाहिए? देखिए शुरू से करनी चाहिए। अब है शुक्ला जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, शुरू से ही करना चाहिए। अच्छा एक ही पीडीएफ मिला है बट हमने दिया तो सब है, आज मैं फिर से रिमाइंड कर दूंगा उनको, वो मिल जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट छोड़कर ऑप्शनल क्या लेना चाहिए? आप अपना सब्जेक्ट छोड़कर ऑप्शनल क्या लेना चाहिए? देखो ऑप्शनल कोई भी लो, मैं हिंदी साहित्य से गुरेज करता हूं, कभी उस पर भी बताऊंगा। 2023 में एग्जाम देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, उनके लिए भी है। देखिए ये कोई कह रहे हैं, सपना कह रही है कि सब मिल गया है पीडीएफ, चारों पीडीएफ जो मैं यहां लिखता हूं इसका पीडीएफ ड्रॉ करके मैं दे देता हूं। आप देखे नहीं होगे, देख लेना। हिंदी लिटरेचर से नफरत क्यों? कभी बताएंगे क्यों, उसके लिए भी बताएंगे। अब तो समय ही नहीं है, मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर बताऊंगा, ठीक है। चलो, जब देखो मुख्य परीक्षा में
जब हम बात करते हैं, ठीक है, मेंस एग्जाम में अपेक्षा क्या रहती है, क्या है, आंसर राइटिंग में, उत्तर लेखन में। देखिए, जब भी मेंस के लेवल पे आंसर लिखने का प्रयास करें, देखिए बता रहे हैं लोग सब मिल गया है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू। हिंदी लिटरेचर क्यों नहीं, गंगा सिंह, अरे गंगा सिंह का था तो मैंने पढ़ाया है ना उसको, जेएनयू से था। देखो हिंदी लिटरेचर वो लो जिसका बैकग्राउंड हो, गंगा सिंह हो या आप देखे होंगे जो 13th रैंक थे उनका, वो पीएचडी थे, उनका क्या है बेसिकली जेआरएफ हुआ था, तो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं पास करेगा, लेकिन सब तो नहीं कर सकता, ठीक है। जो बच्चा जिसका हिंदी लिटरेचर का बैकग्राउंड है वो ले, या अगर इंजीनियर है कोई और है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली अगर वो लिखता है, उसका कविता विता लिखने का है, तो ऑप्शनल पे कभी बात होगी, आप चिंता मत करो ना, बताऊंगा, एक दिन का कहानी नहीं, वी हैव टू विन द वॉर, ठीक है, और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष का ध्यान रखें while answering the questions, है ना, क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन। ये लेख नहीं होता है, मेंस का जो आप आंसर लिखते हैं, दिस इज नॉट द राइट अप। राइट अप में आप कुछ भी लिख देते हो, ये अच्छी बात नहीं होती है, तो इसकी एक संरचना होती है, मतलब आप जो आंसर लिखेंगे ना उसका एक स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक इंट्रो होगा, है ना, इसमें बॉडी पैराग्राफ होगा, मध्य भाग बॉडी पैराग्राफ होगा और कंक्लूजन होगा, राइट। इसकी एक संरचना होती है ना, संरचना ऐसी होगी जो हमने बताया, कभी इस पर बात करेंगे। इसमें व्यक्तित्व झलकता है, आप जब आंसर लिखते हैं तो उसमें विवेकाधिकार बहुत रहता है, क्योंकि आप देखोगे तो ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं ना बच्चे, वो क्या होता है कि क्या आपको ऐसा लगता है, आप क्या सोचते हो, है ना, क्या आप ऐसा मानते हैं, है ना। रोकी कुमार जी, नोट्स के स्ट्रेटजी पे एक दिन बताऊंगा मैं, डोंट वरी, आज उस पर नहीं बता रहा हूं, आज मैं मुख्य परीक्षा ओवरऑल उसकी तैयारी कैसे करें सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं, सारे मैटर पे बात करूंगा, पीटी पे भी बात करूंगा, ठीक है, और आप जो कह रहे हैं नोट्स की स्ट्रेटजी पर भी बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट पर भी बात करूंगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, राइट। चलिए, नेक्स्ट जो है, इसमें मैं कह रहा था कि व्यक्तित्व झलकता है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपसे इसमें आइडिया पूछा जाता है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। फाइनल ईयर अपीयरिंग कैन अप्लाई फॉर यूपीएससी, यस, एब्सोल्युटली यस, यू कैन अप्लाई, ठीक है। राइटिंग खराब से कोई मतलब नहीं, पढ़ने लायक होना चाहिए। इसकी भूमिका अंतर्निहित गुण हो, भाषा प्रभावी होनी चाहिए, तथ्य शामिल नहीं होना चाहिए, ज्यादा जार्गन ना हो। जार्गन का मतलब समझे, जार्गन का मतलब है कि बहुत शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, जैसे आप लिखते हो ना डीएम, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप समझ रहे हो, लेकिन इसका डिजास्टर मैनेजमेंट भी मतलब होता है, ठीक है। अगर आप एसपी लिखते हो तो आप समझते हो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसका मतलब हो जाता है कि ये है क्या अपने आप में, ये अपने आप में एक तरह से बेसिकली तनाव देने वाला भी पहलू है, करेक्ट। तो यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी हो सकता है। डायग्राम शामिल करना चाहिए, ठीक है, डायग्राम पहले 3 पेपर में होने चाहिए, खूब सारे डायग्राम डालिए, ठीक है, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, ये होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये डायग्राम 4थे पेपर में, जीएस पेपर 4 में ज्यादा ना हो, एथिक्स में, क्योंकि आपको केस स्टडी लिखना है ना, केस अध्ययन में आपको बहुत ही एनालिटिकल चीजें लिखनी होती हैं, तो ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको इससे बचने की जरूरत है। और क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा कर दूं आपको दिख जाए साफ। और क्या होगा, इसकी भाषा अनुशासित होनी चाहिए, लैंग्वेज ऐसा ना हो जो ऐसा लगे कि बहुत ही डिसिप्लिन खो रहा है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दर्शाना है, क्वेश्चन की जो डिमांड है उससे नजदीकी रखते हुए हमें बात करना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने देखा। इसमें बिंदुवार लिखना जरूरी है, बिंदुवार जरूर लिखना चाहिए, लेकिन जीएस फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड में, चौथा पेपर में नहीं। मैंने कई बार बोला एथिक्स में एनालिटिकल लिखना है, ठीक। परिचय और निष्कर्ष प्रभावी होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो होता है कि हाँ, वेल बिगन इज हाफ डन है, और निष्कर्ष अच्छा लिखेंगे तो क्या होगा? इफ एंड्स वेल दैट ऑल वेल, अंतिम चीज अच्छा है तो सब अच्छा है। मध्य भाग, ये जो है ये क्रम बेहतर होना चाहिए, क्रमवार हो, मतलब जिस बात को पहले बताने की जरूरत है उसे पहले बताना चाहिए। प्रायोरिटी वाइज अपनी बात को हमें कहना चाहिए, विषय से नजदीकी स्थापित करना चाहिए, और एथिक्स में विश्लेषणात्मक लिखना है। मैंने कई बार ये बात कहा, एथिक्स में पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, मैप बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। ज्योग्राफी का आंसर लिखते हैं तो जरूर मैप बनाइए, आपको आलोक सर ने कहा भी होगा, इसके बिना काम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बच्चों में आ जाता हूं कि एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए। मैं पीटी की बात ही नहीं कर रहा, पीटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप हैं। और अगर आप गोल पोस्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि एक ही बार में सही जगह पे चला जाए, तो क्या करोगे? देखो भाई, पॉलिटी की मेरे विचार से, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, आपको अपने हिसाब से भी देखना है, आपको जो ठीक लगे। पॉलिटी 11th क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ो। भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, जिन लोगों का एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो 6 to 12 वो पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री जो है 6 to 12 पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी 6 to 12 पढ़नी चाहिए। मेरा एक आइडिया है कि आपको एक रोलिंग प्लान के तहत पढ़ना चाहिए। जैसे ये मान लो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लें तो पैरेलल पढ़ना चाहिए। जैसे छठे की हिस्ट्री पढ़े ना, तो छठे की ही ज्योग्राफी पढ़ो, 7वें की हिस्ट्री तो फिर 7वें की ज्योग्राफी, फिर 8th की हिस्ट्री तो 8th की ज्योग्राफी, पैरेलल रोलिंग प्लान के आधार पर। इसको कहते हैं रोलिंग प्लान, रोल करते रहो। इससे क्या है, अगर ऐसा नहीं कि एक को खत्म कर दें तब दूसरा पढ़ें तो खात्मा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा बचना चाहिए। क्या होगा ना कि हमें एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनाने के लिए, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मिले जुले होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैच करके आएगा। अब हस्तिनापुर राजधानी क्यों गई है ना पुरानी दिल्ली से, तो वाटर टेबल नीचे चला गया था। तो ज्योग्राफी का ज्ञान है तो इतिहास भी अच्छा समझेंगे, तो मर्ज करके पढ़िए, तो क्या होगा, अंतः अनुशासनात्मक समझबूझ बनेगी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से आप तैयारी कर पाओगे। इनको पढ़िए। इंडियन सोसाइटी का एक 11th का एनसीईआरटी आता है, उसको पढ़िए। एथिक्स के लिए साइकोलॉजी का एक 11th का आता है, इसको पढ़िए। इकोनॉमिक्स में 11th का एक आता है, इसको पढ़िए। और कितने बार पढ़िए, ये मैंने अपना नाम लिख करके लिख दिया है। कितने बार? 12 बार, 12 टाइम्स। कितने बार? 12, 12 बार आपको पढ़ना है। अब उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ने में समय लगेगा, उसके बाद मेन चीज को आप अंडरलाइन कर देना आसानी से, और फिर आप काम कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये कुछ इसके बारे में बात किया हमने। तो आज हमने आपको ये बताया कि किस पेपर में कितने मार्क्स आ सकते हैं, हमें मुख्य परीक्षा में कितना समय लगाना चाहिए। आप लोगों में बहुत नए बच्चे हैं, वो बच्चे एनसीईआरटी कौन सा पढ़ें, है ना। और हम कुछ कंटेंट वंटेंट पर जाएंगे, जैसे कि जो मैं पढ़ाता हूँ, बाकी शिक्षक आपको बताए होंगे अपने एरिया में, मैं अपने एरिया में बताऊंगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे गवर्नेंस और पॉलिटी, एक तो मैंने नोट्स दिया है, ठीक है, और उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही आपको बता दिया, 11th की एनसीईआरटी आपको बता दिया पढ़ने के लिए। एक वेबसाइट है जहां आप पढ़ सकते हो, governance.gov.in, है ना, www.governance.gov.in, ठीक है। और ये आपको केस स्टडी में काम आएगी, केस अध्ययन। जैसे कई बार सत्यम कंप्यूटर पे जब आप देखोगे सवाल आया था, है ना, सत्यम, कंप्यूटर्स फ्लॉप हुए थे तो केस स्टडी का सवाल आया था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। कार्मिक मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन आप पढ़ सकते हैं। आप जाएंगे, कार्मिक मंत्रालय टाइप करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, और आप वो ले सकते हो। और कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना है हमारे लिए, दोनों ही मैगजीन, ये मैगजीन नहीं है, जर्नल है।
अलग अलग भाषा में ये दिखाई देता है ना। आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया, मैंने तो नहीं कहा ये पढ़ने के लिए, लेकिन जो चाहते ही हैं कि हाँ पढ़ें तो लक्ष्मीकांत का पढ़ सकते हैं। आर्टिकल वाइज कॉन्स्टिट्यूशन कोई ले लो, मतलब बेयर एक्ट कुछ ले लो। करंट न्यूज आप पढ़ो और उसको मुद्दों से जोड़ो, सिर्फ न्यूज मत पढ़ो। कहां पे करेगा, जैसे सुशांत सिंह का केस आया सामने, तो सीबीआई सामने आई, तो क्या सीबीआई को स्वायत्ता दे देनी चाहिए, ये एक मुद्दा बना। ऐसा पढ़ो तो क्या होगा, मेंस में आपको क्वेश्चन इसके मिलते रहेंगे। इंडिया पढ़िए, इंडिया 2020, इसमें से 4 चैप्टर मैं लिख रहा हूं जो गवर्नेंस के लिए जरूरी है, जो मेरे लिए पढ़ना है, बाकी सबको पढ़ना चाहिए। पर्यावरण पढ़ेंगे तो आलोक सर वाले एरिया में अच्छा होगा, है ना, परिवहन, ये सब पढ़िए। मैं 4 लिख रहा हूं गवर्नेंस के लिए, बाकी तो सारे टीचर्स आपको बताए होंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली। या फिर आलोक सर हमारे मेंटर हैं, वो बताए होंगे सबके लिए कि ओवरऑल सभी चीजों में किस तरीके से काम करना है। मैं 4 चैप्टर लिख रहा हूं, एक तो राजनैतिक संरचना, ठीक है, दूसरा जो है हमें पढ़ना वित्त, फिनेंस, तीसरा है लॉ एंड जस्टिस, न्याय एवं विधि, और चौथा जो है वो पढ़ना है कल्याण, वेलफेयर। ये 4 चैप्टर हमारे लिए, यानी पॉलिटी गवर्नेंस वाले एरिया के लिए आपको, मतलब बेसिकली गवर्नेंस के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी लोग अपने बारे में बताएंगे। जीएस पेपर 4 भी हमें कहा गया है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि उसमें क्या पढ़ना है। ये एक किताब हमने लिखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने वो कहा नहीं है, सत्यनिष्ठा अभिरुचि एवं नैतिकता के नाम से आती है, इसका कलर ब्लू हो गया है, और ये अब किताब महल से पब्लिश है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एथिक्स में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो नोट्स दूंगा, वही पर्याप्त है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जरूर ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में कहाँ से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कह रहा हूं कि आप एथिक्स का कंप्लीट नोट्स बनाइए, कंप्लीट नोट्स एथिक्स का बनाना चाहिए। कारण ये, क्योंकि ऑप्शनल के टाइप का है, आप जो पढ़ोगे ना बस वही आ जाएगा सीधा का सीधा। जो एरिया पीटी में हो, यहां ध्यान दीजिएगा, जो एरिया पीटी में हो उसका कम नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बार बार चेंज भी होता है, उसके तथ्य आंकड़े बदलते भी हैं, और हमें उसको बार बार रट लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए, सभी सब्जेक्ट के डायनेमिक एरिया का नोट्स बनाएं, स्टैटिक एरिया का नोट्स ना बनाएं। जो चीजें चेंज हो रही है ना, उसी के नोट्स आप बनाएंगे तो अच्छा होगा। यानी नोट्स बनाने में अगर प्रायोरिटी को देखें तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। सबसे ज्यादा नोट्स बनाने में ध्यान दीजिए तो एथिक्स का, क्योंकि ऑप्शनल के जैसा है, ऑप्शनल की भांति ये है, ठीक है, और आप जो पढ़ोगे ये हो जाएगा। नहीं, हमारे नोट से पूरा क्लियर हो जाएगा अक्षय। मैंने आपको कहा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी नोट्स आपको दूंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स उसके बाद, पीटी में पॉलिटी उसके बाद, और साइंस टेक से सबसे कम पर्यावरण और गवर्नेंस, इस तरीके से आप बनाएंगे। हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी को इसलिए नहीं रखा क्योंकि पीटी में भी आता है, इतना ज्यादा आप उसको पढ़ें ताकि आपको कोई समस्या ही ना हो, ठीक है। तो यही हमारे तरफ से कुछ सुझाव है, और अब लगभग समाप्त हो गया है, तो आज का इतना ही है कहानी, ठीक है बच्चों। तो अभी स्ट्रेटजी पे और भी बात होगी, मुझे फिर याद दिलाना, मैं एक दिन आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बताऊंगा, फिर कभी आपको हम मुख्य परीक्षा के लिए बात बताएंगे। और पीडीएफ अभी देते हैं आपको, अभी का अभी, ये लो भाई, एक्सपोर्ट हमने किया, पीडीएफ बनना शुरू होगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो क्लास है पीएम, ठीक है, इसी में स्ट्रेटजी की क्लासेस है, ठीक है। तो इसको आसानी से आप ले सकते हो, और इसका पीडीएफ बना ये गया, ठीक है, आपके सामने तैयार हो रहा है, और मैं अभी यहीं से डाल दूंगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको नहीं मिला, चूंकि मैंने यहां से दे दिया है, ठीक है। और कोई सवाल?
तो आप लोग बड़ा कह रहे थे स्ट्रैटेजी के लिए, तो हमने कुछ बताया। कभी ऑप्शनल पे भी बात होगा, मैं जो पढ़ाता हूँ उस ऑप्शनल पे, है ना, और बाकी चीजें ऐसी होती रहेंगी। नोट्स कैसे बनाएं, मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी कभी क्लास लेने के क्रम में ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब समय लगभग आज का समाप्त हो गया है, आज इतना ही है, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो आज जो चैप्टर बचा रह गया है उसको देखेंगे, फिर से आगे बात करेंगे, है ना। तो चलते हैं अब यहीं से इसको स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। फिर बात होगी। और बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कितने घंटे पढ़े, कभी इस पर भी बात होगी, कितने घंटे पढ़े, स्ट्रैटेजी क्या हो, उस पर बात होगी। जय हिंद, जय हिंद। सुभाष, थैंक यू सो मच।